Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends. I hope you are doing good. Welcome to International Affairs with Dr. Masood. आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है. आज जो टॉपिक हमने चूज़ किया है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इफ़ न्यूक्लियर वॉर टेक्स प्लेस इन साउथ एशिया. अगर न्यूक्लियर जंग होती है साउथ एशिया में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान को उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है. और इसके ऊपर एक स्टडी हुई थी 2019 में. ग्लोबल थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने की इसके ऊपर काफ़ी सारी स्टडीज़. रैंड ने भी की, स्टिम्सन वालों ने भी की, और इसके अलावा और भी दीगर थिंक टैंक्स ने स्टडी की. और उनका ये डिफरेंट उन्होंने सिनेरियो बिल्डिंग की कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अगर कोई जंग होती है, फॉर एग्जांपल अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है इंडियन हेल कश्मीर में और इंडिया पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक्स करता है, जो ही सिनेरियो आजकल चल रहा है, और वो आगे इसको लेके चलते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लिमिटेड वॉर शुरू हो जाती है, जिसमें पाकिस्तान जो है वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर देता है इंडिया पे, और इंडिया इन रिस्पॉन्स पाकिस्तान के ऊपर स्ट्रेटजिक स्ट्राइक कर देता है बड़े शहरों के ऊपर, मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर न्यूक्लियर से. तो उसके जवाब में पाकिस्तान भी न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर देता है. तो सिनेरियो उन्होंने इस तरह से बिल्ड किया कि अगर 50 से 100 न्यूक्लियर वेपन यूज़ होते हैं साउथ एशिया में, तो व्हाट वुड बी द फॉल आउट, उसका क्या इम्पैक्ट होगा. और वो जो न्यूक्लियर वेपन्स का साइज़ वो लेते हैं, वो हिरोशिमा नागासाकी में जो यूज़ हुए 16 किलोटन के या 21 किलोटन के न्यूक्लियर वेपन्स, तो उसका इमीडिएट इम्पैक्ट क्या होगा. सो सबसे पहले इमीडिएट इम्पैक्ट ये होगा कि फ़ौरन कुछ सेकंड्स के अंदर तकरीबन 150 मिलियन लोग सफ़े हस्ती से मिट जाएंगे. मोर देन 150 मिलियन पीपल विल डाई इमीडिएटली सून आफ्टर द इम्पैक्ट. तो सबसे पहली कैजुअलिटीज़ की ये होगी. और उसके बाद होगा ये कि जितनी बड़ी सिटीज़ हैं जैसे मुंबई है, न्यू दिल्ली है, लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी वगैरह, इस तरह के जो बड़े बड़े शहर हैं उनके ऊपर इसका फॉल आउट होगा. वहाँ पे वो न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर सकते हैं. इंडियंस आप पे कर सकते हैं, आप उन पे कर सकते हैं. दिस वाज द सिनेरियो बिल्डिंग. तो इमीडिएटली तकरीबन 150 से 125 मिलियन लोग इसके अंदर मारे जाएंगे इमीडिएटली, फ़ौरन से पहले. दूसरा इम्पैक्ट इसमें क्या होगा, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो तबाह हो जाएगा. आपका रोड्स, आपके जो बिल्डिंग्स हैं, आपकी जो डैम्स है, फॉर एग्जांपल आपका बाकी दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, कम्युनिकेशन सिस्टम आपका सारा, ये सारा निज़ाम जितना भी है वो दरम बरहम हो जाएगा. तीसरा इसका बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ेगा आपके ऊपर, वो आपके मेडिकल की जो फैसिलिटीज़ हैं उनके ऊपर पड़ेगा. आपको पता है मेडिकल के हालात वैसे ही इंडिया पाकिस्तान में ख़राब हैं. तो इमेजिन करें आपके अगर इमीडिएटली 200 मिलियन पीपल सफ़र्स फ्रॉम न्यूक्लियर बर्न्स, रेडिएशन से अगर वो सफ़र करते हैं, तो इतने बड़े लेवल पे इमरजेंसी रिस्पांस ना इंडिया के पास होगा ना पाकिस्तान के पास होगा. सो मिलियंस ऑफ पीपल वुड डाई उसके बाद, ठीक है. और उसमें भी बहुत सारे लोग उसमें मरेंगे. तो आपका मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल तबाह हो जाएगा. इसके अलावा रेडिएशन इफ़ेक्ट्स, जो फॉल आउट होता है न्यूक्लियर वेपन्स के बाद, उसके बाद एसिडिक रेन भी होती है, क्योंकि जितना डेब्री होता है वो ऊपर जाता है, और एसिड की जितने ये रेडिएक्टिव मटेरियल होता है वो फिर नीचे आता है बारिश के साथ, और उससे भी लोग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे. उससे भी रेडिएशन बहुत ज़्यादा फैलेगी, लोग बहुत ज़्यादा उसके अंदर भी सफ़र करेंगे. इसके अलावा इसकी एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होंगी. सबसे पहली चीज़ जो होगी फॉल आउट में वो होगा एक्सट्रीम विंटर, क्योंकि जो न्यूक्लियर डैब्री होगा वो जाके जो सनलाइट है उसको ब्लॉक कर देगा, क्लाउड जो होगा, ठीक है. सो ऑटोमेटिकली जब सनलाइट आपकी ज़मीन पे नहीं आएगी तो देयर विल बी एक्सट्रीम विंटर. और स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के जो रीजन्स होंगे यहाँ पे आपको एक्सट्रीम विंटर का सामना करना पड़ेगा, या एज अ रीजन एज अ होल ये सफ़र कर जाएगा. डिपेंड्स कि कितने न्यूक्लियर वेपन इसके ऊपर यूज़ होते हैं. तो एक तो ये होगा. दूसरे नंबर पे आपको जो मसला इसमें आएगा दरपेश वो ये होगा कि आपका जो ग्लोबल टेम्परेचर होगा, ग्लोबल टेम्परेचर, ठीक है, वो 3%, 1.5 से लेके 3% सेंटीग्रेड वो नीचे आ जाएगा. ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा. अच्छा, जो एक और फॉल आउट होगा वो होगा कि बारिशें जो आपकी होती हैं, मॉनसून सिस्टम जो है सारा, उसका निज़ाम बिल्कुल तबाह हो जाएगा. सीजनल बारिशें होती हैं, मॉनसून की बारिशें हैं, वो डिसरप्ट हो जाएंगी. पानी की शदीद कमी होगी, ठीक है, हो जाएगी आने वाले टाइम में, और पूरा रीजन सफ़र करेगा. इंडिया भी सफ़र करेगा, पाकिस्तान भी सफ़र करेगा, और हवा में और पानी के अंदर कंटेमिनेशन होगी बहुत बड़े लेवल पे. तो बहुत सारे लोग तो इसके बाद भी मरेंगे क्योंकि फूड इनसिक्योरिटी भी होती है इसके बाद, क्योंकि लाजमी बात है फसलें, एग्रीकल्चर वगैरह ये नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली पीपल विल डाई.
इसके अलावा जो इसका जो बहुत बड़ा एक होगा इम्पैक्ट न्यूक्लियर का, वो होगा ग्लोबल फेमाइन रिस्क, यानी कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में आएगी। ऑटोमेटिकली जब इस रीजन को डिसरप्शन होगी, एक्सट्रीम विंटर होगी, तो आपकी जो एग्रीकल्चर्स हैं वो पूरी दुनिया में 30% कहते हैं अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स वो डिक्लाइन कर जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ग्लोबल फूड शॉर्टेज होगी और जो प्रोडक्शन होगी जैसे राइस है, वीट है, इन चीज़ों की जो जितनी भी पैदावार होती है, मेज़ वगैरह, वो सीवियरली इफ़ेक्ट होगी, यानी कि आप बहुत शदीद फूड इनसिक्योरिटी का शिकार हो जाएंगे आने वाले टाइम में। सो तकरीबन 2 बिलियन लोग दे विल बी एट रिस्क, ठीक है। और वो ये तो एस्टिमेट लगा रहे हैं, लेकिन 2 बिलियन तो हमारे इंडिया पाकिस्तान के मिला के तकरीबन बन जाएंगे। बट एज अ रीजन बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, चाइना है, ये तमाम एज अ रीजन वी आर गोइंग टू सफ़र। तो एक इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ा इशू बनेगा वो होगा ह्यूज लेवल पे रेफ्यूजी क्राइसिस, ठीक है, और माइग्रेशन क्राइसिस, क्योंकि लोग इस रीजन में जो बच जाएंगे वो फॉल आउट से बचने के लिए, रेडिएशन से बचने के लिए, कंटेमिनेशन से बचने के लिए भागेंगे, ठीक है। और वो भागेंगे अपने करीबी यहाँ जितने भी एरियाज़ हैं, या यूरोप है या बाकी एरियाज़ हैं, वहाँ पे जाएंगे। तो एक ग्लोबल रेफ्यूजी क्राइसिस क्रिएट होगा जिसके बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होंगे फॉर ग्लोबल इकॉनमी। अच्छा, एक और इशू क्या होगा इसका, ग्लोबल इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन होगी। ऑटोमेटिकली इंडिया बड़ी इकॉनमी है, उसकी अच्छी कनेक्टिविटी है, चाइना बहुत बड़ी इकॉनमी है, इंडियन ओशन रीजन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका अरेबियन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑयल सप्लाईज एंड ऑल दैट। पाकिस्तान 245 मिलियन का मुल्क है, उसकी ग्लोबल कनेक्टिविटी है, वगैरह वगैरह। तो जब ये एरिया सारा इम्पैक्ट करेगा न्यूक्लियर से, तो ऑटोमेटिकली ग्लोबल सप्लाई चेन जो है दैट इज़ गोइंग टू बी डिस्ट्रप्टेड। तो पूरी दुनिया की इकॉनमीज़ नीचे आएंगी, ठीक है। और इसका जो इम्पैक्ट होगा वो हमारी सोच से भी ज़्यादा है। अभी तो ये एस्टिमेटेड कह रहे हैं ना कि इतना नुकसान होगा या उतना नुकसान होगा, लेकिन आपकी सोच से भी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ग्लोबल इकॉनमीज़ आज डिपेंडेंट ही चाइना और इंडिया और इस तरह के जो मालिक हैं उनके साथ लिंक्ड है। सो ऑटोमेटिकली इफ़ दीज कंट्रीज़ फॉल, सो उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म जाएगा, बहुत लंबा जाएगा। उसके अलावा रिस्क होगा एक ये जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है ये ग्लोबल वॉर में कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया के पीछे अमेरिका, रशिया, ये मुल्क खड़े हो जाते हैं, नाटो वगैरह, तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के पीछे ये चाइना वगैरह जो मुल्क हैं ये खड़े हो सकते हैं। तो एक स्पाइरल इम्पैक्ट इसका हो सकता है आगे चल के। अच्छा, इस स्टडी के कुछ कंक्लूजन उन्होंने निकाले, जिसमें से पहला कंक्लूजन ये था कि कोई भी लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर लिमिटेड नहीं रहेगी, ठीक है। और इसको हमने समझ के चलना चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कोई लिमिटेड वॉर, न्यूक्लियर वॉर लिमिटेड नहीं रहेगी, उसका इम्पैक्ट बढ़ेगा, रीजनल से ग्लोबल तक जाएगा। अच्छा, दूसरा इसकी जो स्टडी का जो अहस था वो ये था कि जो न्यूक्लियर डिटरेंस है साउथ एशिया में वो फ्रेजाइल है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है इंडिया की एग्रेसिव पॉलिसीज़, रीजनल टेंशंस, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म, वाटर इशू और बहुत सारे इशूज़। इंडिया इन मसलों को हल नहीं करता। कश्मीर का इशू है, सरक्रीक का इशू है, आपका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म है, ब्लेम गेम है, एक दूसरे के ऊपर लगे होते हैं। इंडिया प्रॉक्सी वॉर्स करता है पाकिस्तान के अंदर, PLA वगैरह को सपोर्ट करता है या दीगर टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। ये जो इशूज़ हैं, इरिटेंट्स हैं, इनको निकालना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये इरिटेंट्स नहीं निकलेंगे, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कभी अमन नहीं हो सकता और न्यूक्लियर डिटरेंस इन साउथ एशिया विल बी इन पैरल। उसको रिस्क रहेगा, ख़तरा रहेगा। तो इसकी लास्ट फाइंडिंग ये है कि ग्लोबल कोऑपरेशन जो है वो ज़रूरी है। जो मेजर पावर्स हैं, अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, UK, फ्रांस वगैरह हैं, इन मुल्कों पे ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा आती है कि वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जितने भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करवाएं, मीडिएट करवाएं उनके दरमियान, ताकि ये जो एक मसला बना हुआ है हमारे दरमियान, जो न्यूक्लियर डिटरेंस की फ्रेजिलिटी है, कमज़ोरी है, या न्यूक्लियर डिटरेंस को जो ख़तरे हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। अगर ये चीज़ यहाँ से एक बार शुरू हो गई, न्यूक्लियर वॉर अगर शुरू हो गई, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ साउथ एशिया पे नहीं होगा, उसका इम्पैक्ट फिर ग्लोबल होगा। आप इमेजिन करें कि 125 मिलियन लोग एक झटके में मारे जाएंगे अगर न्यूक्लियर वेपन यहाँ पे यूज़ हुआ तो दिस इज़ द कॉस्ट जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों पे करेंगे, और जो रीजन है और जो ग्लोबल जो पावर्स हैं वो भी इसका कॉस्ट पे करेंगे। तो हमें अल्लाह ताला बचाए इस चीज़ से। हमें चाहिए कि हम अच्छे नेबर्स की तरह रहें और अपना जो बॉर्डर ऑफ कन्फ्रंटेशन है इसको बॉर्डर ऑफ कोऑपरेशन में कन्वर्ट करें।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला इस तरह की और वीडियोज़ के साथ हम हाज़िर होते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।